मैं अपनी स्टोरी आपसे बताऊंगा। मेरी स्टोरी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो हमारी स्टोरी से रिलेट करेंगे दोस्तों। और ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम हमारी जिंदगी में आई तो आज मैं ये फिनिश प्रोडक्ट आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ समय था कि हम किसी से बात नहीं कर पाते थे, और नॉर्मली टिपिकल जो इंजीनियर्स होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो पीपल स्किल में इतने अच्छे नहीं होते हैं। यस और नो? अगर उनके सामने अगर कुछ पूछा जाए कोई क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन का आंसर देने में भी स्टैमरिंग करते हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत थी दोस्तों, लेकिन ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम में हमें फिनिश प्रोडक्ट बना दिया। आज बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही एकदम फ्लोलेसली मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम की वजह से है दोस्तों। मेरा जन्म सूरत में हुआ। मेरे पेरेंट्स बहुत ही पुअर फैमिली में थे। मैं इतना बताना चाहूँगा कि हमारे जो पापा थे वो डायमंड फैक्ट्री में डायमंड घिसाई का काम करते थे। बहुत मेहनत करते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे, इतनी मेहनत करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतने पैसे नहीं कमाते थे जिस पैसों से हमारा घर का गुजारा हो सके। उनको सपोर्ट करने के लिए हमारी जो माता जी है, मेरे जो मॉम है, वो हमारे अडाजन के सराउंडिंग में जो फार्म जो फार्म होते थे, उस फार्म में मजदूरी का, लेबर का काम करने के लिए जाया करते थे। शाम को जब वो घर वापस आते थे, एक डॉक्टर कपल के यहाँ वो खाना बनाने के लिए जाते थे, और उनके यहाँ खाना बनाने के बाद वापस घर आते थे, और घर आने के बाद वो लॉजिंग चलाते थे दोस्तों। सो पापा और मम्मी की टोटल करो आप, जो उनकी इनकम थी, उसके बावजूद भी हमारा गुजारा करना बहुत डिफिकल्ट था दोस्तों। उस समय पर मैं इतना बताना चाहूँगा आपको कि हमने पैसों की वजह से, हमारी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कभी भी हमने कोई त्यौहार नहीं एंजॉय किया। हमने कभी भी कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया दोस्तों। हमने कभी भी कोई अच्छे खिलौने से खेला नहीं है दोस्तों। हमने कभी भी हमारे बचपन में अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। हमने कभी भी बचपन में अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। हमने कभी भी कोई शोरूम की विजिट नहीं की थी हमारे बचपन में। बहुत पुअर कंडीशन थी हमारी, बहुत स्ट्रगल करते थे। और हम पांचों, हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे फैमिली में मेरा एक बड़ा भाई है, मेरी एक बड़ी सिस्टर है। और जब भी हमारी स्कूल की वैकेशंस होती थी तो हम हमारे पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटा कोई दुकान में काम करते थे। मैंने हार्डवेयर में भी काम किया है बचपन में, मैंने मेडिकल स्टोर में भी काम किया है बचपन में, मैंने गैरेज में भी बचपन में काम किया है, मैंने एसटीडी पीसीओ के जो रोल होते हैं वो रोल भी मैंने बेचा है घर घर जाके, राइट। और वैसे करके हम पांचों लोग एक दूसरों को सपोर्ट करते थे, और बहुत ही यूनाइटेड फैमिली थी हमारी। अब होता क्या था दोस्तों कि हम जब फेस्टिवल आती थी, जब दिवाली आती थी ना, दिवाली के टाइम पे दिल करता था कि अच्छे फटाके फोड़े, अच्छी आतिशबाजी छोड़े, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग आतिशबाजी खरीद सके। तो होता क्या था कि रात को जब 12 बजे सब लोग फटाके फोड़ के सब घर चले जाते थे, मैं और मेरा बड़ा भाई निकलते थे वो फटाके ढूंढने के लिए जो फटाके नहीं फूटते थे। ऐसे फूटते हैं ना, जब कोई लूम लगाता है तो उस लूम के अंदर कुछ फटाके ऐसे होते हैं जो नहीं फूटते हैं। हमारे बिजनेस में भी ऐसे फटाके आते हैं। सो वो फटाके हम लोग कलेक्ट करते थे और अगले दिन वो फटाके हम लोग फोड़ते थे। कभी कभी ऐसा समय आता था दोस्तों हमारी जिंदगी में कि जब कपड़े खरीदने की बारी आती थी तो हमें चॉइस करना पड़ता था कि हम दिवाली के कपड़े खरीदें कि हमारा स्कूल यूनिफॉर्म खरीदें। हमारे घर के अंदर अगर कोई बाई चांस कोई गेस्ट के द्वारा अगर मान लो कि डेयरी मिल्क भी आ गई, जो कभी हमारे सपनों में भी नहीं आती थी दोस्तों, तो वो डेयरी मिल्क हम लोग कम से कम हफ्ता या 15 दिन चलाते थे। अब आप सोचिए कि वो डेयरी मिल्क हम लोग खाते कैसे होंगे? यस और नो? सो ऐसी पोजीशन हमारी बचपन में थी। तो बचपन से हमें पैसों की वैल्यू थी दोस्तों। हम जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे उस स्कूल का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। उस स्कूल का नाम है नगर प्राथमिक शिक्षण समिति साड़ा नंबर 132। यानी कि ये सरकारी स्कूल का नाम है। ये सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है, और मैं पढ़ने में बहुत अव्वल था दोस्तों। हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। और हमारे सराउंडिंग में जितने भी करोड़पति लोग रहते थे, मैं एक्चुअली हम जिस लोकेलिटी में रहते थे उसमें हमारे पेरेंट्स के अलावा बाकी सब लोग करोड़पति थे, क्योंकि हम जो जहाँ रहते थे वो हमारे पापा के मामा जी ने दिया हुआ जो एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में हम लोग रहते थे। सो जैसे ही हमारा रिपोर्ट कार्ड आता था, मैं फर्स्ट आता था, बहुत ही एक्साइटेड हो जाता था, और फटाफट दौड़ते दौड़ते मैं अड़ोसी पड़ोसी के घर में घुस जाता था और लोगों को दिखाता था, देखिए मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट आया। तो लोग मेरा रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेते और मेरी इंसल्ट करके वो रिपोर्ट कार्ड फेंक देते थे, और वो बोलते थे कि भाई ऐसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो किसी का भी नंबर 1 आ सकता है। माँ कसम, उस दिन से मेरे दिल में वो इंसल्ट अंदर चला गया था।
और एक जो कहता है ना, रवि जी का एक सीडी है, सक्सेस इज अ स्वीट रिवेंज, और मैंने मनोमन ठान लिया था कि जिंदगी में इन सब लोगों को मैं करके दिखाऊंगा। और उस 6 स्टैंडर्ड के बाद मैंने डिसाइड किया, मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे अच्छी स्कूल में पढ़ना है। मेरे मम्मी ऐसे एक इंसान है कि जिंदगी में कभी भी मैंने कुछ मांगा हो पढ़ाई के लिए, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू कोशिश कर एडमिशन लेने की, जो भी पैसे का खर्च होगा ना हम करेंगे, कुछ भी जुगाड़ करेंगे। तो मैंने उस स्कूल में एडमिशन लिया, मुझे एडमिशन मिल गया। उस स्कूल में भी मेरा फर्स्ट आया, जो हमारे एरिया की स्कूल थी, अच्छी स्कूल थी। उसके बाद मुझे एक टेक्निकल स्कूल में जाना था, तो वहां से निकल के पूरे सूरत की जो नंबर 1 स्कूल थी उस जमाने के अंदर, उस स्कूल में मेरिट बेस पे मैंने एडमिशन लिया, और वहां पे भी मुझे एडमिशन मिल गया दोस्तों, और मेरिट में मेरा 7th नंबर था, राइट। सो एक सरकारी स्कूल से निकलकर मेरा एजुकेशन जो है सेकेंडरी तक, वो एक सूरत की टॉप मोस्ट स्कूल में हुआ। उसके बाद आगे पढ़ाई करता गया, और उस पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चैलेंजेस आई। कभी कभी हमारे पास बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, नोटबुक लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो हमारे पास इंजीनियरिंग कैलकुलेटर खरीदने का भी पैसा नहीं था। सो मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग इंसान है कि उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। कभी भी उनके मुंह से ये नहीं निकला कि बेटा तुम पढ़ाई करना छोड़ दो, हमारे बस की ये बात नहीं है। वो हमेशा मुझे एंटरटेन करते थे, हमेशा मुझे बूस्ट अप करते थे, हमेशा मुझे अपलिफ्ट करते थे, और वैसे करते करते कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेते। सीनियर के पास जाते, सीनियर से बुक्स खरीदते, कोई समाज में जाकर वहां से नोटबुक लेके आते, राइट। इवन इंजीनियरिंग कैलकुलेटर जो हमारा था ना, वो भी हमारी मम्मी ने किसी सीनियर से ही लेके आए थे। सो ऐसे करके हमने हमारी इंजीनियरिंग, और वो इंजीनियरिंग में मैंने किया NIT सूरत से, वो भी गुजरात की आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे अच्छी कॉलेज है, जानते हो ना आप लोग। तो वैसे हमारी पढ़ाई हुई दोस्तों। अब जैसे हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, उस दौरान हमारी एक शख्स से मुलाकात हुई बॉस के रूप में, जिनका नाम है जयेश वर्मा। उस जमाने में वो मेरे बॉस हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी बने, उसके बाद वो हमारे मेंटर भी बने, उसके बाद वो हमारे ये बिजनेस के हमारे स्पॉन्सर्स भी बने, और आज की डेट में मैं इतना बोल सकता हूं कि वो हमारे आज फादर भी है दोस्तों। अब हुआ क्या कि उनके साथ काम करते करते हम लोग इतनी हार्डवर्क कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, और मेहनत करते वो भी थक गए थे। उन्होंने एक ड्रीम देखा था कि भाई ऐसा कोई काम होना चाहिए जीवन में जहां पर काम एक बार करे लेकिन उसका फायदा बार बार हो। उनका वो ड्रीम था। सूरत में बहुत अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों की उनके पास एजेंसी थी। सूरत के बहुत अच्छे बिजनेसमैन में उनका नाम था। कोई भी अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर सूरत में आती थी तो सबसे पहले जयेश वर्मा को कांटेक्ट करती थी। मैं उनको बेंचमार्क मानता था हमारी जिंदगी के अंदर कि अगर जिंदगी में कोई बनना है ना तो इनके जैसा बनना है। और उनका ड्रीम ये था कि भाई ऐसी कंपनी के साथ काम किया जाए कि जिस कंपनी के अंदर काम एक बार करना पड़े और उसका रिवॉर्ड बार बार मिलता रहे। और उनके अंकल ने उनको बताया था कि ऐसी एक कंपनी है अमेरिका में, उस कंपनी के अंदर ऐसी एक इनकम है, यानी कि आपको विल में आपके बच्चों को भी छोड़ सकते हो। सो उन्होंने जब इंडिया में लॉन्च हुआ, उन्हें पता चला, सामने से किसी को बुलाया उन्होंने और बिजनेस को स्टार्ट किया। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उनके जितने भी नियर डियर थे ना, उनका फॉर्म भरना स्टार्ट किया। मैं उनके बहुत करीब था, तो मुझे एक दिन सुबह बुलाया उन्होंने कि मनीष सुबह आ जाओ 11 बजे हमारे कैबिन में। मैं उनके कैबिन में गया, उन्होंने फॉर्म निकाला, वॉच पैक निकाला, बोलो यहाँ साइन करो। मैंने बोला सर ये है क्या? उन्होंने बोला ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसकी कीमत 4,200 रुपया है, तुम्हें ये बिजनेस स्टार्ट करना है। हालांकि अगले ही दिन में इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए कोई थर्ड पार्टी के द्वारा ब्रिड ओपन में गया था। मुझे ये बिजनेस अच्छा भी लगा था, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट भी करना था, और मैंने इमीडिएटली कुछ भी सोचे बिना वहां साइन कर दी और सर को बोला सर ये बिजनेस मुझे करना है लेकिन एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोला सर आप मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जानते हो, मेरे पास 4,200 आपको देने के लिए है नहीं, क्या करूं? तो बोले कोई बात नहीं, एक काम कर, यहाँ पर हमारे अड़ोस पड़ोस में एक दिनेश भाई मोदी करके एक फाइनेंसर था, उनका मुझे रेफरेंस दिया। उन्होंने बोला तुम्हारी चेकबुक लेके आओ। मैंने मुझसे 3 चेक लिए, उसको क्रॉस किया और बोला ये फाइनेंसर के पास जाके उसे फाइनेंस करा लो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने फाइनेंस करवा के 3 पोस्ट डेटेड चेक में 4,200 रुपया उनसे लिया और बिजनेस की किट मैंने खरीदी। वो चाहते तो मुझे 4,200 रुपया गिफ्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
क्योंकि उनको मालूम था कि जो चीज फ्री होती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मुझसे इन्वेस्टमेंट करवाया, भले चाहे मुझे इंटरेस्ट से पैसा लेना पड़े। मैं इंटरेस्ट से पैसा लेके आया, उनको उनसे 4,200 रुपया दिया, उनसे किट खरीदा, और किट खरीदने के बाद मैंने कभी भी जयेश वर्मा को ये पूछते हुए नहीं देखा कि मनीष तुम्हारे कैसे चल रहा है। ना तो हमारे घर में कोई किट ओपनिंग हुई है, ना कभी भी हमारे लिए कोई 1-to-1 प्लान हुआ है, ना हमारे लिए जय सर ने कभी कोई होम मीटिंग की है। क्योंकि उस जमाने में जयेश भाई का टाइम 5 मिनट भी उनका टाइम एक्सपेक्ट करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था दोस्तों। सो जो भी करना था मुझे ही करना था। और वो टाइम पे पहले हफ्ते मैंने बहुत ही मेहनत करना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली मैंने देखा कि जयेश सर यहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो बिजनेस साइन करवा दिया उन्होंने, लेकिन उनकी कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख नहीं रही थी। तो धीरे धीरे मैं बिजनेस में आगे जाने की जगह क्या हुआ, मैं थोड़ा पीछे आने लगा, साइलेंट हो गया और डेड हो गया, काम करना बंद कर दिया। पर जयेश सर का टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो हमेशा अपने बिजनेस को स्मार्टली टेलीफोन पे बिल्ड किया करते थे। वो लोगों से फोन पे बात करते थे, अपलाइन से मुलाकात करवाते, तो सिस्टम सपोर्ट और अपलाइन के सपोर्ट के द्वारा वो बिजनेस को बिल्ड करते गए, मुझे पता ही नहीं चला। और एक दिन क्या हुआ कि कुछ 1 साल या 1.5 साल के बाद मुझे एक मैसेज मिला कि जयेश एंड स्मिता वर्मा इज अ ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर्स। मुझे शॉक लग गया कि जो इंसान ने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया वो बिजनेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये सिल्वर कैसे हो गए? और मैं तो बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहा हूं, वो सिल्वर कैसे गए? सो आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप बिजनेस करो या ना करो, आपके अपलाइन डायमंड जरूर जाएंगे। तो ये गलतफहमी में मत रहना आप लोग कि आप बिजनेस करोगे तो आपका अपलाइन का बिजनेस चलेगा, राइट? उस दिन मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई दोस्तों। मैं थोड़ा सीरियस हुआ, सर के पास गया, सर मुझे भी ये बिजनेस को बिल्ड करना है, राइट? मुझे तो पैसे चाहिए, अल्टीमेट मेरा जीवन का जो गोल था वो गोल था पैसा। सो मैंने सर को बोला कि मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने बोला कि बिजनेस स्टार्ट करो। हालांकि उनके पास भी टाइम नहीं था कि बैठ के मुझे काउंसलिंग करे, मुझे मेंटरिंग करे। अल्टीमेटली उनके जो स्पॉन्सर्स, उनके जो अपलाइंस थे, राइट, उनकी हेल्प और सिस्टम की हेल्प से बहुत तेजी से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। फिर भी मैं काम करता था, नहीं करता था, आधा अधूरा था, 50-50% था, कभी 90-40 था, सॉरी 60-40 था, 70-30 था। पर 100% सिस्टम की वजह से जो काम करना चाहिए वो मेरे दिल में नहीं था, राइट? क्योंकि कोई परमानेंट जयेश सर की इन्वॉल्वमेंट 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे वो ये बिजनेस में आगे बढ़ते गए, उनका टाइम, उनका कमिटमेंट, उनकी प्रायोरिटी ये बिजनेस के प्रति बढ़ती गई। और धीरे धीरे मैं भी उनके साथ काम करते गया। और 2003 में मैं सिल्वर प्रोड्यूसर बना। अब मैं आपको इस दौरान जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 2003 में सिल्वर गया, इस 20 की बात करूंगा कि मैंने जब बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया ना, तो मैं अपने माइंड से ये बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई मैं NIT का इंजीनियर हूँ, बीटेक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इतने परसेंटेज आए हैं, मैं इतना स्कोरर हूँ, थोड़ा मैं जमीन से ऊपर चलता था। हाँ, थोड़ी हवा होती है ना इंजीनियर को, मुझ में भी थोड़ी हवा थी। और मैं अपना बिजनेस अपने हिसाब से, अपना जो तरीका होता है ना, उस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। मीटिंग में नहीं जाता था। जब मीटिंग में लोग इनवाइट करते थे, अपलाइन इनवाइट करते थे, मैं मीटिंग में जाता जरूर था, लेकिन मीटिंग के अंदर नहीं जाता था, मीटिंग के पार्किंग में बैठा रहता था। CD सुनने के लिए लोग बोलते थे, उस जमाने में ऑडियो टेप आती थी, ऑडियो टेप लेता था अपलाइन से, लेकिन कभी सुनता नहीं था। बुक पढ़ाई करने के लिए लोग बोलते थे कि भाई आपको ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं बुक लेता था लेकिन पढ़ता कभी नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते पढ़ते मैं थक चुका था, वापिस पढ़ाई नहीं करना चाहता था। सो मैं 9 को स्टेप के बारे में, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें जो गाइड करती है ना, वो 9 को स्टेप के हिसाब से मैं बिजनेस में काम नहीं करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रिज सिस्टम है ना, उस ब्रिज सिस्टम को मैं चैलेंज करता था कि ड्रीम लगाने से कभी भी वो चीज हमारे घर में नहीं आती है, राइट? मुझे विश्वास नहीं था उस चीज के ऊपर। एक दिन बहुत कोशिश करने के बाद मैं अपलाइन के पास गया कि सर मैं काम करता हूं, प्लान दिखाता हूं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन मेरा बिजनेस परमानेंट नेचर में क्यों नहीं आ रहा है? तो जयेश सर ने बोला कि चलो आपके घर जाते हैं। वो मेरे घर आए, मेरे घर में घूम के देख रहे, तो हमारे घर में कहीं पे भी कोई प्रकार का कोई ड्रीम नहीं दिखता है उनको। उन्होंने बोला कि आपने 4 बेसिक में क्या सीखा? मैंने बोला सर 4 बेसिक में हमने सबसे पहले सीखा कि आप सबसे पहले आपकी ड्रीम की यादी बनाइए। उसके बाद आपने क्या सीखा?
मैंने कहा सर मैंने वो सीखा कि भाई वो ड्रीम के ऊपर एक डेट होना चाहिए और डेट के हिसाब से उसका पिक्चर के ऊपर डेट होना चाहिए और वो पिक्चर आपके दीवार के ऊपर होना चाहिए और आपके हर जगह पर जहां आप बारी बारी जाते हो वहां पर आपका ड्रीम होना चाहिए। तो आपने आपका ड्रीम लगाया? सिंपल क्वेश्चन पूछा उन्होंने। मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस में जिस दिन आप ड्रीम लगाना स्टार्ट करोगे ना विद डेट, कि कौन सी डेट को आपका ड्रीम आपको चाहिए, उसी दिन ये बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, पर मैं अपने अपलाइन को कभी भी क्वेश्चन नहीं करता था, आर्ग्यूमेंट नहीं करता था, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी उनसे बात करने की। वो इतने बड़े बिजनेसमैन जिनको मैं बेंचमार्क करता था, उतने बड़े इंसान थे। उन्होंने मुझे वापस गाड़ी में बिठाया, एक शोरूम में लेके गए, वहां से एक गाड़ी का पोस्टर लगाया, लिया जो मुझे चाहिए था। मुझे पूछा कि आपका ड्रीम क्या है? मैंने बोला सर मैं पांडेसरा सचिन में जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, व्हाइट शर्ट पहन के आता हूँ, मैं काला शर्ट पहन के, तो मुझे सबसे पहले मेरे को कार चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो हम शोरूम में जाते हैं। शोरूम में जाके कार का पोस्टर लिया, उस पोस्टर के ऊपर उन्होंने डेट लिखा कि कौन सी डेट को आपको चाहिए। मैंने बोला सर 31 दिसंबर 2003। उन्होंने डेट लिखा और वो डेट के साथ वो ड्रीम लगाया उन्होंने दीवार के ऊपर, उन्होंने अपने हाथों से, हमने दोनों ने मिलके। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन से हमने वो ड्रीम पोस्टर हमारे दीवारों के ऊपर, हमारे फ्रिज के ऊपर चिपकाया, उस दिन से सही मायने में हमारे बिजनेस की शुरुआत हो चुकी। और अगले 4 महीने में मेरा टोटल जो ग्रुप पीवी था वो था 10,000। उस दिन से आज तक मैं कोई भी ड्रीम देखता हूं ना, मेरे दीवार के ऊपर लगाता हूं। और आज तक की हिस्ट्री है मेरे जीवन में कि मैंने जो भी हमारे दीवार पे लगाया है, मैंने जो भी हमारे ड्रीम बोर्ड पे लगाया है ना, वो हमेशा हमें मिलता है। राइट? सो आपको भी ये मैसेज है कि जिंदगी में कभी भी सिस्टम को चैलेंज मत करिएगा। कभी भी मैंने जो गलती की है ना, वो गलती आप कभी मत करिएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? सो उस दिन से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की ना, उसी बिजनेस के साथ साथ बहुत बड़ी चैलेंजेस भी हमारी जिंदगी में आई। और वो जो चैलेंजेस थी वो हमारी वाइफ के रूप में थी। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, जब मैं बिजनेस में सीरियस हुआ, उसी दौरान हमारी जिंदगी में एक लेडी एंटर हुई जो मेरे पीछे बैठी है आज की डेट में, जिसका नाम कामिनी पटेल है। आज मेरी वो वाइफ है। कहने के लिए वो मेरी वाइफ है, लेकिन सही मायने में वो आज मेरी लाइफ है दोस्तों। जिस दिन वो आई थी हमारी जिंदगी में, उसको हमारा टाइम चाहिए था। वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी ना, वो फैमिली में उनको ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनको नहीं मिली थी। तो उनके लिए पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके कोई ड्रीम नहीं थे। उनका ड्रीम था कि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट, एक ही ड्रीम। और जैसे ही मैं ऑफिस से निकलता था और घर जाने की जगह मैं कहां जाता था, 9 कोर्स स्टेप के हिसाब से एक स्टेप आता है जहां पर आपको STP कम से कम 7 दिनों में से कम से कम आपको 5 या 6 दिन करना होता है। यस और नो? सो मेरा गोल था जीवन में पैसा कमाना, मेरा गोल था बिजनेस में एमरल्ड जाना, मेरा गोल था बिजनेस में तरक्की करना। और मैं जैसे ही ऑफिस से निकलता और मैं बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए लोगों को मिलने के लिए निकलता। अब ये फोन करती थी उस जमाने में, और एक कोई ब्रांड न्यू वाइफ होती है ना, ओवन फ्रेश, उनका एक ही ड्रीम होता है कि भाई हस्बैंड कब घर आए। यस और नो? क्योंकि वो कोई अलग फैमिली से अलग फैमिली में आती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड उसे टाइम दे। और मैं उसका फोन रिप्लाई नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये लेडी इतनी जिद्दी थी कि कोई भी चीज अगर एक बार डिसाइड कर लेना तो खत्म। अगर उसका फोन जो अगर मैंने पिकअप कर लिया ना, तो मेरी ताकत नहीं है कि मैं फील्ड में रह सकूं। कहां जाना पड़ेगा मुझे घर जाना पड़ेगा। और मैं फोन पिकअप नहीं करता था। उसे बड़ा गुस्सा आता था। वो 1 फोन, 2 फोन, 5 फोन, 50 फोन, 70 कॉल, ऐसे करके ऐसे कुछ दिन थे, मैंने गिने भी थे, मेरे मोबाइल फोन में 100 से ज्यादा मिस कॉल हुआ करते थे। और वो इतनी गुस्सा होती थी कि कभी कभी उसने अपने हाथों पे कट भी कर दिया था। और मैं चाहता था कि मैं बिजनेस को बिल्ड करूं, ये चाहती थी कि आप घर पे रहो। अब मैं घर पे रहूं तो बिजनेस कैसे बिल्ड होगा? यस और नो? मैं अपलाइन से बोलता था कि सर कंडीशन ऐसी है, घर में जब मैं जाता हूं रात को 12 बजे, तो वहां पर महाभारत होती है, रामायण होती है, बहुत बड़े बड़े युद्ध होते हैं। राइट? और सही में आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं घर जाता था ना, मुझे घर जाने में डर लगता था।
सही में बोल रहा हूँ, मैं कन्फेस कर रहा हूँ आज ब्रिज स्टेज से कि मुझे घर जाने में डर लगता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि घर जाऊंगा तो वहां पर रात को 3-4 बजे तक कम से कम वहां युद्ध होने वाला है। और सही में होता था, बहुत झगड़े होते थे। हमारे पेरेंट्स जो है वो नीचे से ऊपर आते थे। हमारा 3rd फ्लोर पे मेरा बेडरूम था। मेरे पेरेंट्स ग्राउंड फ्लोर से हमारे फ्लोर में आते थे, हमारे बेडरूम में, और हम दोनों को बोलते थे कि भाई आप झगड़ना बंद करो, ये क्या लगा रखा है आपकी जिंदगी में। मेरी मम्मी काफी टाइम मुझे बोलते थे कि बेटा तू ये बिजनेस को छोड़ दे, क्योंकि ये लेडी जो है, ये तेरी जो वाइफ है, तुझे ये बिजनेस बिल्ड नहीं करने देगी, राइट। लेकिन मैं किसी भी तरह मैनेज करता था सिचुएशंस को, राइट। ये जो कुछ करती ना, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो खाली स्माइल करो, ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो, दैट्स इट, राइट। और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घर में ऐसी पोजीशन है, अगर आप आओगे तो हमने वो बेडरूम एज इट इज रखा है, उसे रिनोवेट नहीं करवाया है। हालांकि हमने अभी एक लग्जरियस फ्लैट खरीदा है, लेकिन वो जो हमारा बेडरूम है वो एज इट इज है, खाली एक मेमोरी के लिए, कि ऐसे भी दिन थे हमारे जिस टाइम पर हमारी यूनिटी नहीं थी फैमिली के साथ, हमारी वाइफ के साथ अनबन थी, और उसके बावजूद भी इस चैलेंजेस को लेकर भी मैं बिजनेस को बिल्ड करता रहा। सिचुएशंस वहां तक आ चुकी थी दोस्तों कि शायद मुझे चुनना पड़ता, ऐसा पोजीशंस वहां तक पहुंच चुका था। लेकिन भगवान का एक मास्टर प्लान होता है ना, वो आपको उतने ही चैलेंजेस देता है जितनी चैलेंजेस आप बेयर कर सकते हो। अपलाइन के काउंसलिंग के साथ सिस्टम में जुड़ने के बाद थोड़ा कोर बन चुका था, सीडी सुनता था, बुक पढ़ता था, काफी कुछ मेरे अंदर चेंज आया था। मैं रिएक्ट नहीं करता था। 9 कोर्स टाइप के हिसाब से मैं हमेशा जोर जोर से सीडी बजाता था। क्यों? इसको सुनाने के लिए। मैं खुद तो सुनता था, लेकिन मुझे सुनाना था मेरी वाइफ को, राइट। और वो सीडी धीरे धीरे वो सुनती थी। किताब, मैं जो किताब पढ़ता था वहां छोड़ के जाता था, कभी कभी उसके भी हाथ में आती थी, वो भी किताब पढ़ लेती थी। ऐसे करते 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 सिस्टम ने धीरे धीरे कब 360 डिग्री का टर्न लिया, और ये लेडी को कैसे टर्न कर दिया मुझे पता नहीं चला, राइट। और जिस दिन उसने सपोर्ट करना स्टार्ट किया ना, उस दिन से मेरा बिजनेस रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ने लगा। वो कहते हैं ना कि 1 + 1 = 2 नहीं होता है। बिजनेस में आने के बाद 1 + 1 = 11 होता है, राइट। सो मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ को भी आप जोरदार वेलकम दें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज मैं तो खाली बातें करता हूं दोस्तों। मैं सिर्फ एक्टिविटी करता हूं। अगर सही मायने में कोई प्रोडक्टिविटी करती है ना, तो वो ये प्रोडक्टिविटी ये करती है। एमरल्ड में गया हूं, एमरल्ड में अपने एफर्ट से नहीं गया हूं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, एमरल्ड जाने में सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान, सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत, सबसे ज्यादा अगर पीवी मार्केट से, फील्ड से कलेक्ट करके जो लेके आई है, वो ये लेके आई है, राइट। सो विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय लाइफ, कामिनी पटेल ऑन द स्टेज। थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो सब? मज़े में? जैसे मनीष ने बहुत बढ़िया उनकी स्टोरी बताई, वो सच्ची है, हाँ 100% सच है। आपको लगता होगा कि ऐसी भी लेडीज़ होती है, तो होती है, आपके सामने है, लेकिन आज नहीं हूँ, ठीक है। और मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरा कुछ स्टोरी बताने की बात करूँगी तो फर्स्ट मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे इतनी बढ़िया ज़िंदगी दी। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम रोते ही रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक बार एक आदमी भगवान के पास जाता है और बोलता है कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, रोता है। भगवान उसको बिठाते हैं और पूछते हैं कि तेरे पास क्या नहीं है। बोला मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। भगवान उसको बोलते हैं कि तेरे पास आँख है, बोलते हैं तो इतनी बढ़िया ज़िंदगी है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, तू उसे देख सकता है, तेरे पास क्या नहीं है। फिर भगवान पूछते हैं कि तेरे पास हाथ है, तो बोला है, तो तेरे हाथ से तू किसी की मदद कर सकता है, तो तेरे पास क्या नहीं है। ऐसे करते करते भगवान पहचानने में उसकी मदद करते हैं कि तेरे पास सब कुछ है, तू क्यों रोता है। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा इसीलिए करना चाहती हूँ कि हमारे पास आज बहुत कुछ है, और सबसे पहले भगवान ने हमें ये दुनिया दी है, ये इतना अच्छा संसार दिया है, इसीलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप भी भगवान के लिए कर सकते हो।
भगवान ने मुझे बहुत बढ़िया एक परिवार में मेरा जन्म हुआ। वहाँ मेरी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हुई। जॉइंट फैमिली है मेरे मैके में, मम्मी पापा अंकल आंटी, मेरी बुआ भी है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मेरे अंकल आंटी को बच्चे नहीं हैं, मेरी बुआ की कुछ हेल्थ चैलेंजेस है तो उनके भी बच्चे नहीं हैं, और परिवार में मैं और मेरा भाई है, मैं बड़ी हूँ। तो इतने लाड़ प्यार से मुझे पाला गया है कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत अगर मुझे नहीं भी है तो भी मुझे मिल जाता था। इतना बढ़िया संस्कार भी मुझे अच्छे दिए गए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करना है, अच्छा ही सोचना है, मुझे सब कुछ मिला है। लेकिन एक चीज़ था कि मैं बड़ी थी और लड़की मैं अकेली हूँ, तो कहीं भी जाना होता है वो बेचते नहीं थे। नहीं कुछ हो गया तो आप बस में नहीं जा सकते, आप ऑटो में नहीं जा सकते, आपको कहाँ जाना है आप बोलिए। ऐसा मुझे पाला गया था। यानी मेरे अंदर कुछ ऐसा डर भी था कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी। लेकिन बहुत बढ़िया मेरी परवरिश हुई, मैं बड़ी हुई इस तरीके से। ग्रेजुएशन मेरा हुआ, फिर हम पटेल में तो ऐसा होता है कि 20-21 साल हो जाते हैं तो शादी की बात शुरू हो जाती है, लड़के देखना शुरू हो गया। तो भगवान का कुछ प्लान था कि मेरे मैके मेरा घर है, उसका एक घर छोड़ के ही मनीष की मौसी का घर है। तो क्या हुआ कि एक दिन मनीष आते हैं, और मेरे घर में ऐसा था कि हमें लड़का चाहिए लेकिन पढ़ा लिखा और अच्छा जॉब हो उसका, ताकि आप खुश रहो, वो जॉब करे, अच्छी सैलरी हो और आप खुश रहो। तो मनीष आए, और फिर बाद में क्या हुआ कि मनीष निकले, मैं मेरे घर में बाहर बैठी थी, मैंने देखा, फिर मैं तुरंत गई, मुझे अच्छे लगे मनीष। तो उनकी मौसी के घर में गई, मौसी को मैंने सब कुछ मनीष के बारे में पूछ लिया कि ये कौन था, ये क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ पूछ लिया। और मैं मेरे घर में गई, और मैं मेरे दादाजी से बहुत अटैच थी। कुछ भी बात हो, वो चाहे एजुकेशन की हो या कुछ फ्रेंडशिप की हो या कुछ भी हो, मैं मेरे दादाजी को सब कुछ बातें करती थी। तो मैं वहाँ जाके मेरे दादाजी को मैंने बोल दिया कि ये लड़का मुझे पसंद है, वो इंजीनियर है, इतनी सैलरी है, यहाँ पे रहते हैं, ये कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो हम पटेल में तो क्या होता है कि जो हम आजू बाजू में सब रहते थे सोसाइटी में, वो सभी पटेल थे, तो सब कुछ पता होता है कि कैसा घर है वगैरह, सब कुछ पता होता है। तो मेरे दादा ने बताया कि बेटा वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन जिस घर से वो बिलोंग करते हैं वो बहुत ही पुअर है। तू जिस घर में रही है तुझे सब कुछ मिला है, शायद ऐसा हो कि तू वो घर में जाए और तू वहाँ ना रह सके। तब मैंने मेरे दादा को बताया था कि नहीं, मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे शादी तो करनी है, मनीष से ही करनी है। तब पता नहीं था कि बोलने में और सहन करने में बहुत फर्क होता है। मैंने बोल तो दिया, मेरी जिद थी कि नहीं मुझे वो पसंद है, मुझे करना है, उनके साथ ही शादी करना है। फिर मेरे दादा को लगा अच्छा ठीक है, चलो तुझे पसंद है, पढ़ा लिखा है, जॉब अच्छी है, सैलरी भी है, तो आगे चल के शायद तू भी कुछ जॉब कर लेगी तो अच्छा तुम्हारा लाइफ निकल जाएगा। शादी हुई, उनके घर गई, शादी करके ही पहले तो शादी के अगले दिन मनीष मीटिंग में थे, शादी के दिन ही मनीष मुझे मीटिंग में लेके चले गए थे। बहुत कमिटेड थे ये बिजनेस के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहे थे। मुझे एक ही चीज़ था, मेरा गोल कि मनीष 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 मनीष। अभी हम क्या करते हैं, हमारे ड्रीम, हमारे गोल हमारे नज़र के समक्ष होते हैं, हम उसको रोज देखते हैं। तो मेरा भी एक ही था, आँख बंद करूँ तो मनीष, आँख खोलूँ तो भी मनीष, और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसीलिए मैंने मेरे दादाजी को बोल दिया था कि मैं सब कुछ सहन कर लूँगी। तो चली तो गई। मैं बिजनेस के लिए पॉजिटिव भी नहीं थी, नेगेटिव भी नहीं थी, न्यूट्रल में थी। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं करना है, लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, मनीष जो टाइम पे घर पे आते थे वो कुछ टाइम का कुछ नक्की नहीं था। सुबह निकल जाते थे, दिन में फ़ोन करूँ तो फ़ोन भी नहीं उचकते थे, फ़ोन करूँ तो मैंने बोला कहाँ हो, बोलते तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। एक ही आंसर, कहाँ होगा, मार्केट में ही तो हूँ, कहाँ चला जाऊँगा।
फिर मैंने धीरे धीरे उसका वो जो आंसर आता था ना वो दिल में चुभ जाता था। एक लड़की जो किस फैमिली में से आई है उसका क्या सपना रहता है शादी के बाद, कि वो घूमे, पिक्चर मूवी देखने जाए, गार्डन में जाए, घूमे फिरे। टाइम ही मुझे चाहिए था मनीष का, लेकिन वो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे थे। रात को 10 बजते, 11 बजते, 12 बजते, फैमिली के सब मेंबर हम साथ में खाना खाते थे, लेकिन मनीष नहीं थे। वो भी बहुत लगता था। तब भी मैं फ़ोन करती थी, लेकिन मनीष ने जैसे बताया ना, वो फ़ोन ही नहीं लेते थे, फ़ोन ही नहीं उठाते थे। तो वो भी गुस्सा था, इतना गुस्सा बढ़ रहा था मेरे अंदर कि वो बॉम्ब बन रहा था। और बॉम्ब बनते बनते ऐसा विस्फोट होता था रात को, जैसे मनीष ने आपको बताया ना, शायद आप मेरे घर में वो म्यूजियम, जैसे म्यूजियम में रखते हैं ना, तो ऐसे हमने हमारा रूम रखा है। स्विच बोर्ड, एक भी स्विच सही तरीके से नहीं है, दरवाजे का हैंडल भी टूटा हुआ है, फैन की ब्लेड भी ऐसे मुड़ गई है। ऐसा हमारा हमने बेडरूम बना दिया था। ऐसा महाभारत होता था रात को। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस मनीष का टाइम ही चाहिए था। मैं ऐसा नहीं थी, नेगेटिव थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो मनीष बिजनेस कर रहे हैं, उसको बिजनेस करना है, वो बोलेगी मैं ऐसा करूँगी शायद, तो चाहिए मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा। तो मनीष बोलते थे मीटिंग में जाना है, हम चले जाते थे। मुझे बस इतना ही था, उसके पीछे बाइक पर बैठने को मिलता था या तो मीटिंग में उसके बाजू में बैठने को मिलता था, इसीलिए मैं चली जाती थी कि इतना टाइम तो मैं 3 घंटे तो निकाल सकती हूँ उसके साथ, तो मैं चली जाती थी। फिर देखती हूँ दिन ब दिन कि मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मनीष नहीं दे रहे हैं। तो भी गुस्सा निकलता था कि वो बोल रहे कि मीटिंग में आना है, यहाँ पे जाना है, वो करना है, मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि भाई आपको पिक्चर देखने आना है मेरे साथ, वो नहीं आते थे। रात को 9 बजे घर पे आना है, वो नहीं आते थे। ऐसा ही चलता रहा। फिर क्या होता है कि ये बिजनेस में हम मीटिंग में जाते थे। मनीष ने मेरी मुलाकात मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर स्मिता वर्मा से करवा दी। स्मिता वर्मा के लिए क्लैपिंग हो जाए। उस दिन मुझे पता नहीं, शायद भगवान का कुछ इशारा था कि ये लड़की ये बंदे के साथ ही रहे, जिंदगी गुजारे। शायद उसके मैके में जो उसकी लाइफ थी, शायद ये बिजनेस से उस दिन चेंज होके डायमंड लेवल पे जाके उसको वही लाइफ मिलने वाली थी। भगवान का कुछ इशारा था उस दिन। तो मैं स्मिता वर्मा से मिली, लेकिन स्मिता वर्मा स्टेज पे गए और उनका कुछ एजुकेशन बोले थे, उनका लाइफस्टाइल बोले थे, कैसे वो रहते हैं, वो वगैरह सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ तो है। मैं उनसे मिली, पर्सनली मिली, मनीष ने मेरी मुलाकात करवाई, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं अंदर से डर रही थी, क्योंकि कभी भी मैंने किसी ऐसे माहौल में गई नहीं थी, किसी से मैंने ऐसे बातचीत नहीं की थी, तो मैं डर रही थी। तो क्या हुआ था कि मीटिंग में जाती थी, लेकिन मिलना ना मिलना ऐसा हो रहा था, जैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन अपलाइन के साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। मिलती थी, हाय हेलो करके निकल जाते थे। और मैं भी मनीष को बोलती थी, मीटिंग में से बाहर निकलती थी और मैं जहाँ हमारा बाइक रखा होता है वहाँ पे मैं चली जाती थी और मनीष को फ़ोन करती थी, मैं आ गई हूँ, तुम भी फटाफट आ जाओ, बस हमको निकलना है, और कोई बात नहीं। बस ऐसे चलता रहा। फिर एक बार क्या होता है कि हम कुछ 6 लेवल अचीव किया था, 6% अचीव किया था, और हमारे ग्रेट अपलाइन रवि प्रकाश का एक मीटिंग था, बढ़िया सा मीटिंग था, डिस्ट्रीब्यूटर मीट उसको बोलते थे। तो पूरा हमारा एंटायर वो मीट था, तो बहुत क्राउड था और हम थोड़े लेट पहुँचे थे। तो जब रिकॉग्निशन लेवल चालू हुआ तो क्या होता है कि मनीष को आने की जगह नहीं थी, लेकिन मैं आ सकूं इतना था। तो मनीष ने बोला कि तुम फटाफट स्टेज पे जाओ, अपना नाम बोल के उतर जाना। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाने वाली। लेकिन मनीष बोलते नहीं, मैं नहीं आ सकता, बहुत क्राउड है, वहाँ जाने तक तो ये ख़त्म हो जाएगा, तुम भागो जल्दी से। तो मैं वहाँ से आती हूँ, जल्दी से ऊपर स्टेज पे जाती हूँ और लाइन में खड़े रहते हैं, और पहले तो नाम बोलना था, तो मैं अपना नाम बोल रही थी। उस समय मैंने मनीष को दरवाजे के पास खड़े रहते हुए मैंने देखा, और मेरी आँख से वहाँ से ये आंसू निकल गए कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं बिजनेस में किया था, फिर भी इतना मान सम्मान मुझे मिल रहा, इतना रिकॉग्निशन मुझे मिल रहा है। ये बिजनेस में तो कुछ है, ये बिजनेस में तो कुछ है।
फिर प्रॉपरली मैंने मेरे अपलाइन स्मिता वर्मा से कम्युनिकेशन किया। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि बेटा ये बिजनेस तू जैसे मनीष को क्यों इतना परेशान कर रही है, तुझे पता है कि वो क्या कर रहा है? ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, ये तेरे लिए ही तो कर रहा है। तू जिस परिवार से ये परिवार में आई है, तुझे लग रहा है कि अगर मनीष ये बिजनेस नहीं करेगा तो तुझे क्या ऐसी लाइफ मिलेगी? मैंने बोला नहीं मिल सकती। तू एक बात सोच कि ये किसके लिए कर रहा है, वो तेरे लिए ही कर रहा है। ये सोचता है कि मनीष जो भी पैसे कमाए वो तू इसे एंजॉय करे। और ये बात भी सच है कि जब से मेरी शादी हुई है कुछ ऐसे चैलेंजेस भी थे कि पैसे की कमी रहती थी, लेकिन नया साल आता है दिवाली में, तो मनीष ने एक चीज़ मुझे बताया था कि तुम्हें नए साल में नए कपड़े लेने हैं और उसका आपको कीमत नहीं देखना है, आपको जो भी पसंद है आप ले लो। मैंने बोला आप नहीं, मुझे चलेगा, ये कपड़े हैं मैं यही पहनूंगा, ये चलेगा। तब मुझे दिल से एक डिसीजन लेना पड़ा कि जिसने बचपन में भी कुछ नहीं देखा है और शादी करने के बाद भी अगर वो मेरा ही सोच रहा है, परिवार का भी सोच रहा है, अभी मेरी बारी है उसके बारे में सोचने की। जब वो मीटिंग में मैं गई थी, वहाँ स्टेज पे से ही मैंने एक डिसीजन तो ले लिया था कि अभी ये बिजनेस को करना ही है। और जब मैंने ये नए साल में जब ये कपड़े लेने की बात आई, तब मैंने एक डिसीजन और भी लिया कि अब ये बिजनेस मैं करके ही दिखाऊंगी। और मनीष को जो बचपन में नहीं मिला है, अभी ये जिंदगी, ये बिजनेस को बिल्ड करके मनीष को मैं ये जिंदगी देने वाली हूँ। और तब जाके हमने ये बिज़नेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड करना स्टार्ट किया। जैसे मनीष ने बताया, सीडी सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मनीष सुबह में सीडी रख देते थे तो हमें सुनना ही पड़ता था। जैसे वो सुबह में सीडी रखते थे तो मेरे घर, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मनीष के बड़े भैया है, मेरी जेठानी भी है, मेरी सास भी है, तो सब सुनते थे। तो सबके माइंड में कुछ ना कुछ तो जा रहा था, नेगेटिविटी तो आती है। देखो हम घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो एक दूसरे की सोच कभी भी मिलती नहीं है। मिलती है क्या? मैं लेडी से पूछना चाहूँगी, मिलती है? नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपके घर में अगर ये सिस्टम है, सिस्टम के लिए क्लैपिंग हो जाए, अगर आप आपके घर में 100% ये सिस्टम चालू कर दोगे ना, तो सोच शायद मिलने लगेगी। आप उसके बारे में अच्छा सोचने लगोगे, वो आपके बारे में अच्छा सोचने लगेगी, और कभी भी हम एक दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। क्या होता है, जनरली हम जिस एरिया में रहते हैं या हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, नेगेटिविटी जल्दी होती है, यानी कि हमारे माइंड में जल्दी जाती है। हम पहले नेगेटिव ही देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते हैं। एक बार क्या होता है कि एक आदमी जाता होता है तो उसको रास्ते में यमराज मिल जाते हैं, और यमराज उससे पूछते हैं कि मुझे पानी पीना है, आप मुझे पानी पिलाओगे? तो वो आदमी बोलता है कि हाँ मैं पिलाऊंगा। तो उसे पानी पिलाते हैं, और यमराज कहते हैं मैं तेरा ही प्राण लेने आज आया था, लेकिन आज तूने मुझे पानी पिलाया है, इसीलिए मैं तुझे 5 मिनट देता हूँ कि अगर तुझे 5 मिनट में जो भी अच्छा तेरे लिए चाहते हो तुम, वो 5 मिनट में ये 5 पर्ची देता हूँ, इसमें लिखो। तो वो पहली पर्ची में लिखता है कि मेरे पड़ोसी को लॉटरी लगी है तो वो लॉटरी ना लगे, उसने ली है तो वो लॉटरी ना लगे। दूसरी पर्ची में वो लिखता है कि मेरा फ्रेंड है वो मंत्री बनने जा रहा है, वो मंत्री ना बने। ऐसे करते करते उसकी 5 मिनट खत्म हो गई, और यमराज ने बोल दिया आपकी 5 मिनट खत्म हो गई है और आपकी पर्ची दिखाओ। और उसमें वो देखते हैं कि उसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा था, और ऐसे करके उसके प्राण यमराज ने ले लिए। इसका स्टोरी का मोरल क्या है कि जब हमें हमारा सोचना होता है ना, तब भी जाके हम क्या करते हैं, दूसरों का ही सोचते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है। लेकिन आपके घर में ये सिस्टम आ जाता है ना, तो आप अपने खुद के बारे में ही सोचोगे, आप अपना पॉजिटिव सोच दूसरे के बारे में रखते हो। अगर सास घर में ऐसी है तो आप क्या देखते हो, मेरी सास बहुत अच्छी है, और वो भी क्या करते हैं, वो भी बोलते हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये सिस्टम के कारण, क्योंकि आपकी सोच बदल गई। जैसा आप देते हो वैसा ही आपको
मिलता है। ऐसे करते हमने सीडी सुनना स्टार्ट किया, ऐसे हमने बुक पढ़ना भी स्टार्ट किया। बुक पढ़ना भी पसंद नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने बुक ही पढ़नी इतनी पसंद होती तो शायद आज मैंने कुछ डिग्री कर ली होती, है ना। बुक पढ़ना पसंद नहीं होगा आपको ये बिजनेस में, लेकिन आपको बुक पढ़ना होगा, तब जाके आपके कुछ गोल है, आपके ड्रीम्स है, वो कंप्लीट होंगे। बुक से क्या होता है कि मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, मैं बहुत यानी बोले ना हाई टेम्पर थी। कुछ भी अगर मनीष ने मुझे बोल दिया, जैसे मनीष ने बोला ना, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक। मैंने हाथ पे भी बहुत सारे कट किए हैं, यानी कि मैं सोचती नहीं थी मैं क्या कर रही हूँ, इतना खराब मेरा नेचर था। बुक पढ़ने से मुझे इतना पता चला कि मैं अंदर से पूरी चेंज हो सकती हूँ, और मैंने किया। कई बार क्या होता है कि कोई लेडीज़ है, उसका स्वभाव आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपने उसके मुंह पे बोल दिया कि आप तो कैसे हो यार, तो जब भी आप उसको मिलते हो तो वो क्या सोचती है, आ कामिनी बेन तो है ने साव मोड़ा पर ज बोली दे। लेकिन उसने सही बोला था, मैंने सही बोला था कि उसमें उसका वो नेचर खराब है, लेकिन अगर कोई उसको मुंह पे बोल दे तो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ते हो तो आप अपने आप को खुद को सुधार सकते हो, और मैंने बुक पढ़ के अपने आप को सुधारा। सीडी से मैंने ये जाना कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए, ये चैलेंजेस में भी मैं ये काम कर सकती हूँ। बुक पढ़ने से मैंने अपने आप को सुधारा, और फंक्शन में तो डे 1 से मैं जा ही रही थी, लेकिन जब डिसीजन लिया और तब मैंने फंक्शन में जाना स्टार्ट किया, तब से मैंने जो भी सुना वो दिल में लेती गई कि ये चेंजेस मुझे लाने हैं, बिजनेस में ये करना है। बोले जैसी संगत वैसी रंगत, अब जैसी संगत में रहोगे वैसी ही रंगत आपको मिलेगी। और यहाँ पे अच्छी संगत है, ब्रीड की अच्छी संगत है, तो आपका अच्छा ही होने वाला है। आपके लिए क्लैपिंग हो जाए। और सबसे एक जो होता है कम्युनिकेशन अपलाइन का, ग्रोइंग अपलाइन का, मैंने कभी भी स्मिता वर्मा को छोड़ा नहीं है, कभी भी नहीं। अगर मेरा काम होता है तब भी मैं फ़ोन करती हूँ, नहीं होता है तब भी मैं स्मिता वर्मा से फ़ोन करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो भी खड़ी हूँ ना, मुझे स्मिता वर्मा की डुप्लीकेटेड लगता है। सब बोलते हैं कि अभी हम नांदेड़ में सेमिनार लेने गए थे तो सीता मोरे ने बोला और राजकुमार मोरे ने बोला कि आप तो स्मिता वर्मा के डुप्लीकेट हो, और मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे मेरी अपलाइन के जैसा ही बनना है। वो जैसे चलते थे मैंने सीखा कि भाभी कैसे चलते हैं, वो कैसा पहनावा करते थे मैंने वो भी सीखा कि भाभी कैसे पहनते हैं कपड़े, वो कैसा बोलते हैं लोगों से मैंने वही देखा कि भाभी कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, वो बेटा बेटा कह के ही बुलाते हैं, मैंने ये सब सीखा। और यही कुछ मैं मेरे घर में परिवार में अप्लाई करती थी। तो मुझे आज मेरा फैमिली, जो पहले इतना ऐसा लग रहा था मैं कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजारूंगी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार जैसा तो शायद किसी का भी परिवार नहीं होगा। मैं भगवान को इसीलिए थैंक यू बोलती हूँ, और भगवान से जब भी प्रार्थना करती हूँ मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को अच्छी हेल्थ देना, अच्छी वेल्थ देना, और हम सब साथ में बढ़िया ज़िंदगी गुजारें। बस यही प्रार्थना करती हूँ। और ये सब हुआ ये सिस्टम के कारण। ये सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगी फ्रेंड्स, लेकिन ये सिस्टम को आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा। कर सकते हो तो आपकी भी ज़िंदगी बढ़िया बन सकती है। और इसी दौरान मैंने एक बेटे को जन्म दिया, वो आज 14 साल का है, उसका नाम है दिशार्थ। बहुत ही स्मार्ट है, हेल्दी है, समझदार है, बहुत ही क्लेवर है। डे 1 से हमने ये बिजनेस को बिल्ड किया था, तब उसका बॉर्न हुआ था, तब बहुत सारी चैलेंजेस थी, कुछ ऐसा लेवल नहीं था। हम 12% पे थे, और 12% पे हमारा बिजनेस चालू हो गया था सौराष्ट्र में, और हमारे कंटिन्यूस सौराष्ट्र में जाना पड़ता था। हम एवरी सैटरडे संडे उसको यहाँ पे छोड़ के जाते थे, और हम वहाँ पे बिजनेस करते थे, और मंडे को सुबह आते थे। लेकिन कभी भी मैंने कभी भी दिल पे नहीं लिया कि मेरा बेटा छोटा है, मैं कैसे ये बिज़नेस को बिल्ड करूं। मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप ये बिज़नेस करो,
या ना करो, आप अभी भी कुछ जॉब करते हो या आप हाउस वाइफ हो, अपना छोटा बच्चा होता है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति में आपको घर से बाहर जाना होता है तो क्या आप बेटे को छोड़ के नहीं जाते हो? जाना होता है तो क्या नहीं जाते हो? कुछ भी उसको समझ के या समझा के आप जाते हो ना। जब ये बिजनेस की बारी आती है तो हम मेरा बेटा मैं कैसे छोड़ के जाऊं, यही सोचते हैं। आप ये बिजनेस उसके लिए ही कर रहे हो। जब वो छोटा था, आज 14 साल का है, लेकिन 14 साल में 10 साल ऐसे भी है कि उसकी बर्थडे होती थी ना, तो उसकी बर्थडे के दिन हम यहाँ पे नहीं होते थे, तब भी मैंने दिल पे नहीं लिया। और मेरे बेटे को भी कभी मैंने ऐसे बताया नहीं है कि तेरी बर्थडे आज ही है। हमारे बच्चे की बर्थडे उसी दिन है, कौन बताता है? हम ही बताते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं बताए कि बेटा हम नहीं है, जिस दिन हम सब परिवार एक साथ होते हैं तभी तेरी बर्थडे होती है, तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उसको क्या पता चलता है? तो 10 साल कुछ ऐसे भी थे जब मेरे बेटे की बर्थडे के दिन हम नहीं थे, लेकिन उसी दिन मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था कि ये बिजनेस को तो मैं करके दिखाऊंगी। और मैंने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन इसीलिए किया था क्योंकि वो छोटा था। अगर उस दिन हम उसके साथ रहते और वो कुछ गिफ्ट की बात करता तो शायद 1000-2000 की गिफ्ट हम उसको दे पाते, लेकिन ये बिजनेस को उसी समय हम नहीं करते हैं। और अगर उसके पास बैठे रहते हैं, बड़ा होके उसने शायद मर्सिडीज मांग लिया तो कहाँ से लाके दूंगी उसको बर्थडे के दिन? तो मैंने थैंक गॉड उसी दिन डिसीजन लिया था कि उसकी बर्थडे के दिन नहीं रहना है, काम करना है। और जब हम काम करके वापस आते थे उसको समझा के जाते थे कि बेटा हम आने वाले हैं, हम साथ मिलके होटल में जाएंगे, केक कटिंग करेंगे, तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसको कुछ भी पता नहीं चलता था। ऐसे करके मेरे बेटे, आज 14 साल मेरा बेटा हो गया है, बहुत बढ़िया मेरा बेटा है। मैंने एक स्मार्ट वर्क भी उस टाइम किया था। ये बिजनेस अगर आपको सही में करना है ना तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से करनी होगी। मेरी जेठानी भी है, मेरी सास भी है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मेरी जेठानी को भी मम्मी बुलवाया उससे, और मेरी सास को भी मम्मी ही बुलवाया। जब मैं घर पे हाजिर भी होती थी तो उस हाजिरी में भी मैं क्या करती थी, वो खाना मांगता था, मैंने बोला मम्मी के पास जाओ। अगर कुछ चाहिए था मम्मी के पास जाओ, सोना है मम्मी के पास सो जाओ। हम उसको अच्छी आदत और बुरी आदत भी कौन उसको कराता है? हम ही करवाते हैं। ये बिजनेस से मैंने उसको बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया है, जिसके कारण आज मेरा बेटा बहुत ही, मैं बोलूँ ना कि सब बच्चों में बहुत अलग पड़ता है। वो उसकी समझदारी है, वो समझता है अपने बच्चे। हम जो करते हैं ना वही देखता है, हम जो कहते हैं वही नहीं करता है, हम जो करते हैं ना वही वो करता है। तो आपको चाहिए ऐसी बढ़िया ज़िंदगी? बहुत बढ़िया बिजनेस है फ्रेंड्स। लेकिन मैंने कुछ बताया, शायद मेरी स्टोरी से कुछ आपकी स्टोरी कुछ रिलेट करती होगी, शायद आप कुछ उसमें से ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये सिस्टम अगर आपने 100% आपके अंदर डाल दिया ना तो आपको ये बिजनेस, ये ज़िंदगी, ये परिवार बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। आज हम साथ मिलके ये बिज़नेस को बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं, तो आप भी जी सकते हो। अगर ये बिज़नेस को मैंने मनीष को मना कर दिया होता, वो समय था उस समय पे जब मैं मनीष को खींचती थी कि नहीं करना है ये बिज़नेस, छोड़ दो, तो मनीष वो छोड़ने वाले नहीं थे। और तभी जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे डिवोर्स दे देंगे लेकिन ये बिज़नेस को नहीं छोड़ेंगे। और थैंक गॉड कि उस समय मैंने मनीष को नहीं छोड़ा, तो आज बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल हम एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। एक रिकॉग्निशन, पैसे भी है, आज पहले पैसे की चैलेंजेस थी, आज बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। टाइम के लिए मैं रोया करती थी, आज हम कहीं भी जाते हैं हम साथ में जाते हैं। एक सिक्योरिटी मेरे बेटे के लिए है, आज मेरे बेटे के लिए मुझे टेंशन नहीं है कि शायद वो क्या पढ़ाई करेगा, क्या एजुकेशन लेगा, लेकिन सिक्योरिटी है ये बिजनेस से। रिकॉग्निशन आज मुझे मिल रहा है, आज पहले नाम मेरा लिया जा रहा है फ्रेंड्स, मेरा नाम लिया जा रहा है। मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम से लोग मुझे जानेंगे मेरे नाम से, तो रिकॉग्निशन भी बहुत बढ़िया है। फॉरेन ट्रिप मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि इंडिया नहीं घूमी हूँ, इंडिया में कुछ नहीं देखा है लेकिन फॉरेन में सब कंट्री दिख के आई हूँ फ्रेंड्स। आपको बात करूँ तो मैं मलेशिया जाके आई, स्विट्ज़रलैंड जाके आई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, पेरिस, इंडोनेशिया, बाली और दुबई, और भी सिंगापुर जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये बिजनेस के थ्रू फ्री में, मुफ्त में
आपको चाहिए ये सब? ये बिजनेस को मैंने बोला वो करना पड़ेगा, वो कर सकते हो। हेल्थ, आज अब देखो 14 साल का बच्चा भी है हमारा, लेकिन टेंशन नहीं है ना, इसीलिए हेल्थ भी बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बिजनेस है, हम कर सकते हैं। तो मैं विश करूंगी कि आप सब शायद हमारा ये सेशन से कुछ एक मैसेज लेके शायद आप अपने दिल पे ले लोगे और करने लगोगे बिजनेस को, तो शायद इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल आपकी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, हम कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लास्ट में बस इतना बोलना चाहूँगी कि मैं भगवान को विश करूँगी कि आप बिजनेस, जो भी नए गेस्ट बैठे हैं, शायद करें या ना करें, लेकिन आपके कुछ सपने होंगे, वो भगवान आपके वो सपने ज़रूर से पूरे करें। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मजा आया दोस्तों? दोस्तों, ये बिजनेस को अगर आपको सही मायने में बहुत जल्दी बिल्ड करना है तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आपको ये बिजनेस में कोर बनना पड़ेगा। मैंने थोड़ा कोर बनने में लेट कर दिया था, इसलिए मेरा थोड़ा सक्सेस लेट हो गया था। सो जितना हो सके उतना जल्दी ये बिजनेस में कोर बनने की शुरुआत करिएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस दिन आप कोर बन गए ना, आपका सक्सेस आपसे सिर्फ 6 महीना दूर है। समझ आ रही है आपको? जाग रहे हो आप लोग? ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपके अंदर थोड़ा पेशेंस भी चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों को रातों रात करोड़पति बनना होता है। दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस में अगर आपको रातों रात करोड़पति बनना है तो भी 2 से 5 साल मिनिमम टाइम लेके ये बिजनेस को बिल्ड करिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरा बिजनेस हो नहीं रहा है। राइट? चैलेंजेस जरूर आएंगे। देखिए, हमारी जिंदगी में भी चैलेंजेस आया, लेकिन वो चैलेंजेस आपको मायने नहीं रखेंगे या चैलेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे इनकेस अगर आप सिस्टम में होंगे। सिस्टम में होंगे तो चैलेंजेस को कन्फ्रंट करने की, उसे हक करने की, राइट, उसे एक्सेप्ट करने की आपकी काबिलियत बन जाएगी दोस्तों। राइट? देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लेख कैसे बने। जैसे ही मैंने बिजनेस की शुरुआत की, मैं बहुत मेहनत कर रहा था। मेरा सबसे पहला जो लेख है हमारी ऑफिस का लेख था। उस ऑफिस लेख में बहुत सारे लोग स्पॉन्सर्स हुए, लेकिन एक कपल वहां टिका रहा जिसका नाम है चैतन्य निवेदिता पंचाल, जो आज हमारे सेमिनार में भी बैठे हैं। उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग करिए। वो बिजनेस में थे, उनको बिजनेस बिल्ड नहीं करना था, उनको मैंने ये बिजनेस जबरदस्ती करवाया था और उन्होंने मेरी फ्रेंडशिप की वजह से बिजनेस को साइन कर दिया था, किट ले लिया था। उसके बाद वो कुछ नहीं कर रहे थे। उनको बिलीफ नहीं था कि बिजनेस में 2000 भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ हमारे भरोसे, राइट, वो ये बिजनेस में टिके रहे। हम डेप्थ में बिजनेस को बिल्ड करते गए। आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 6 साल तक हमें ये उस बिजनेस में, उस लेक के अंदर कोई इंसान नहीं मिला कि जो उस लेक का कारोबार संभाल सके, कोई लीडरशिप ले सके। लेकिन उसके बाद भी मैंने बिजनेस को गिव अप नहीं किया। मैं चाहता तो छोड़ सकता था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने हमेशा रीट्राई किया। राइट? मैं करता गया, डेप्थ में लोगों को ढूंढता गया। और 6 साल के बाद हमारे बिजनेस में एक कपल स्पॉन्सर हुए जो हमारे से कम 700 किलोमीटर दूर थे, जूनागढ़ में थे, जिनका नाम है महेंद्र सुरभि दोबरिया। और वो आज की डेट में हमारे बिजनेस में एमरल्ड है। पिछले साल और ये साल भी वो रिक्वालीफाई कर रहे हैं दोस्तों। राइट? और उनके नीचे भी हमने और एक कपल को पाया, और वो कपल भी आज उनके ग्रुप में है, उनके ब्रदर है, वो भी ये बिजनेस में एमरल्ड डायरेक्ट है, जिनका नाम है हरीश पिंटू दोबरिया। उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग करिए दोस्तों। लोग कहते हैं ना कि लोग, फैमिली मेंबर्स हमें सपोर्ट नहीं करते। हाँ, डेफिनेटली सच बात है। मेरे लिए जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की, हमारे फैमिली के कोई भी मेंबर्स ये बिजनेस में नहीं आए। हाँ, सपोर्ट बहुत करते हैं, लेकिन उनको ये बिजनेस का विजन कभी नहीं आया। लेकिन महेंद्र भाई के घर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिस्टर, चाहे वो ब्रदर, सब लोग ये बिजनेस में हैं, और उनके फैमिली में सारे के सारे लोग 21% एंड अबव है। राइट? सो कोई चीज नक्की नहीं है, एक चीज नक्की, कुछ नक्की नहीं है। राइट? आपको क्या करना है? आपको सिंपली लोगों को प्लान दिखाते रहना है और गिव अप नहीं करना है। ये सबसे बड़ा मैसेज है। सेकंड लेग जो है मेरा दोस्तों, मैंने जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी तो इनिशियल डेज में हम जिनके साथ इंजीनियरिंग किया करते थे, वो अंकलेश्वर में कोई कंपनी में जॉब करता था। एक बार वो सूरत आया था और मेरे लिस्ट में उनका नाम था ही, मैं उनको बिजनेस प्लान दिखाने ही वाला था। और उसी दौरान वो सूरत में आया था एक प्रोजेक्ट लेके, और वो मुझे प्रोजेक्ट देना चाहता था कि मनीष, हम दोनों मिलके पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। और मुझे उनको क्या करना था? मुझे उनको बिजनेस दिखाना था। सो हम दोनों मिले, हम दोनों ने एक दूसरे का प्रोजेक्ट एक्सचेंज किया। वो मुझे क्या देना चाहता था आपको मालूम है? वो मुझे देना चाहता था कि मनीष, हम दोनों पार्टनरशिप में मिलके सूरत में भैंस का तबेला स्टार्ट करें।
आप लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन ये ट्रू सेंस में आप मनीष भाई को जाके पूछना, वो मुझे भैंस का तबेला देने वाला था। थैंक गॉड कि मैंने वो भैंस का तबेला स्टार्ट नहीं किया, अदरवाइज रोज सुबह में यहाँ पेन रख के मैं बाइक पे लोगों के घर में दूध की डिलीवरी करने जाता था। थैंक गॉड नहीं किया, अदरवाइज मैं अपने आप को विजुलाइज कर सकता हूं कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता। मैंने उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद हुआ क्या कि हमें एक अनाउंसमेंट मिली कि रवि प्रकाश जी का एक बहुत जबरदस्त मीटिंग होने जा रहा है उपलेटा के अंदर, जो कि सूरत से 700 किलोमीटर दूर है। अगेन अब हुआ क्या कि मैं उपलेटा में एक ही इंसान को जानता था, 2 इंसान को, एक मनीष भाई को और उनके और एक फ्रेंड है जो भी हमारे मतलब सीनियर थे, जिनका नाम है अतुल गजेरा। अब मैंने ये सोचा कि मनीष भाई ने तो मुझे ऑलरेडी नाम बोल दिया है, मैं उपलेटा क्यों जाऊं। लेकिन फिर भी मैंने रीट्राई किया। क्या किया मैंने? अगेन एक बार और ट्राई किया कि क्या फर्क पड़ता है, मैं वहां जाऊंगा, अगर वो साइन करेंगे तो ठीक है, नहीं साइन करेंगे तो उपलेटा का भजिया खा के वापस आ जाऊंगा। वैसे भी वहां के मयूर भजिया बहुत फेमस है। सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जाऊंगा उपलेटा। मैंने उपलेटा की टिकट बुक कराई। मैं मनीष भाई को फोन करके बोलता हूं कि मनीष जी आप एक काम करिए, मेरे बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंड वहां पर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया मीटिंग लेने वाले हैं, मुझे मालूम है कि आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना है कि आपको कम से कम वहां पे 10 लोगों को बिठाना है, क्योंकि मैंने उनको 10 लोगों को बिठाने का कमिटमेंट दिया है। अब तू मेरा फ्रेंड है, आपको मेरी लाज रखनी है। ये बोल के मैंने फोन बंद कर दिया। अब मनीष ने क्या किया, मनीष को बिजनेस नहीं करना था, लेकिन मुझे ऑब्लाइज करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए मनीष भाई ने उस मीटिंग में क्या किया, बहुत सारे लोगों को फोन करके बोला कि भाई एक मीटिंग में जब अनुज है। और बहुत सारे लोग उनकी मीटिंग में आए भी उनके इन्विटेशन से। करीब 8 लोग उस मीटिंग में आए, और उस 8 में आज एक मनीष भाई पानसुरिया फाउंडर सफायर है, उसके नीचे जो अतुल भाई गजेरा की बात कर रहा हूं वो सफायर डायरेक्ट है, और एक 8 लोगों में से एक इंसान है जो फाउंडर प्लैटिनम, जिनका नाम है नीलेशन रेखा गजेरा। अब आप सोचिए कि जो इंसान ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है वो कॉल एंड इनवाइट कर रहा है, और उनके कॉल एंड इनवाइट में कम से कम 8 लोग बैठते हैं। उस 8 लोगों में जिन्होंने साइन नहीं किया, उनको मालूम नहीं है कि उनका एक सफायर लेक बैठा है। कैन यू इमेजिन? और हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई इनको कैसे इनवाइट करो, इनको कैसे इनवाइट करो। ये भाई कॉल एंड इनवाइट करने की कोई टेक्निक नहीं है। दिल से लोगों को इनवाइट करोगे, लोग आएंगे और बिजनेस आपका बिल्ड होगा। और मनीष भाई, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद 3 साल के बाद मुझे मनीष भाई मिले थे, जो मेरा आज फाउंडर सफायर ले है। मैसेज ये है दोस्तों कि आपको बिजनेस में टिकना पड़ेगा। लोग इंपेशेंट हो जाते हैं, बिजनेस बिल्ड नहीं होता है तो बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। भागना नहीं है आपको। ये चाइनीज बाम्बू जैसा बिजनेस है दोस्तों। 5 साल चाइनीज बाम्बू को जमीन से ऊपर आने में लगता है। कितना? 5 साल। और 5 साल के बाद वो जमीन से बाहर निकलता है ना, कम से कम हफ्ते के अंदर, वो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, काफी फिट लंबा हो जाता है। तो ये बिजनेस जब आप बिल्ड करोगे ना सिस्टम से, बिजनेस होगा कि नहीं होगा, डोंट वरी, इंटरनली आपका ग्रोथ जरूर होगा। थर्ड लेग मुझे कहाँ मिला? हमेशा हमारी अपलाइन कहती थी कि जहां पर भी आपके 4 फीट के डिस्टेंस में कोई भी मिलता है ना, उसे स्माइल करो आप। मैंने बोला ये तो बहुत सिंपल है, स्माइल करो। तो मैंने स्माइल करने की शुरुआत करनी स्टार्ट कर दी। अब जब भी स्माइल करता था ना, लोग क्या करते थे? स्माइल करते थे। मैंने आज तक किसी को भी स्माइल दिया हो और मुझे किसी ने चाटा मारा हो, ऐसा नहीं बना। हाँ, स्माइल आपको, अगर आप मेल हो तो मेल को स्माइल करनी है, वरना सैंडल जरूर पड़ेंगे। सो मैंने लोगों को स्माइल करना स्टार्ट किया। एक बार क्या हुआ कि 4 रास्ते के ऊपर मैं बाइक पे बैठा था, 120 सेकंड बाकी थी सिग्नल में। मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक बाइक थी। उस बाइक वाले को मैंने स्माइल किया, उनको पूछा कि सर आपका 2 स्ट्रोक बाइक है? बोले यस। मुझे मालूम था उनके पास सुजुकी थी और मेरे पास यामाहा थी 135। उन्होंने बोला आपका भी यामाहा है तो आपका भी 2 स्ट्रोक है? आई सेड यस। मैंने उनको पूछा आप क्या करते हो? तो मैंने कंप्यूटर का बिजनेस करता हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या करता हूँ? मैंने बोला मैं ऑफिस ऑटोमेशन का बिजनेस कर रहा हूँ। हम दोनों का बातचीत हुआ, कार्ड एक्सचेंज हुआ, नंबर ले लिया। अगले ही दिन ग्रिड ओपन था। मैंने उनको इन्वाइट किया कि कंप्यूटर के बिजनेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो क्या? ही सेड यस, आई एम ओपन। मैंने उनको बोला कि ग्रिड ओपन में आ जाइए, यहाँ मीटिंग हो रही है। वो आ गए, उन्होंने बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया। बहुत आगे बढ़े और उनकी डेप्थ में हमें एक कपल मिला जो बहुत ही कमिटेड है आज के डेट में, बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत ही इनोसेंट एंड बहुत ही एक्साइटेड है, और वो कपल का नाम है हितेश और अनीता दालिया। तो इस तरह से हमें हमारे 3 लेग मिले, और आज की डेट में हमारा डायमंड स्ट्रक्चर्स भी लगभग स्माइल से ही बिल्ड हो रहा है दोस्तों। बहुत सिंपल है। देखिए, स्माइल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग स्माइल नहीं करते ना, वो लोग बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों।
जो लोग स्माइल नहीं करते उनके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि स्माइल नहीं करना मतलब क्या है कि आपके बैंक में लाखों करोड़ों रुपए है लेकिन आपके पास चेकबुक और एटीएम कार्ड नहीं है। ये सुनो, स्माइल करके तो देखिए। स्माइल करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनको एड्रेस पूछिए, आप ही की ऑफिस का एड्रेस पूछिए। समझ आ रही है आपको? और होता क्या है कि जब आप बात करोगे ना, बात करने से बात बढ़ती है। टाटा स्काई की ऐड देखी आप लोगों ने? टाटा स्काई की पुरानी ऐड आया करती थी, कम से कम 4 अलग अलग टाइप की ऐड थी उसमें। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पूछने में क्या जाता है। सुना है आप लोगों ने? क्या क्या कहा है उन्होंने? पूछने में क्या जाता है। अगर पूछ डाला तो लाइफ चिंगा लाला। दोस्तों आज मेरा जो डायमंड स्ट्रक्चर है ना, उसमें से 70% हमारे जो लेग है वो पूछ डाला तो लाइफ चिंगा लाला वाले हैं। समझ आ रही है आपको? लोग आपको सामने से नहीं आएंगे, हाँ लोग आएंगे, आने वाला दिन आने वाला है, आपके घर में लाइन लगेगी, लोग आएंगे आपके पास स्पॉन्सर होने के लिए, लेकिन आज की डेट में आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब आपके बिजनेस को बिल्ड करते हो ना, लोग हैं दुनिया में, भूखे लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं जिनको पैसा कमाना है, जो ग्रीडी है, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। राइट? आपकी ये बिजनेस के प्रति कमिटमेंट होनी चाहिए, आपकी ये बिजनेस के प्रति एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी करते हैं, लास्ट प्रायोरिटी होती है उनकी। जब मैं ये बिजनेस में आया था तो मैंने एक बार सुना था बिल ब्रिट की एक सीडी में कि ये बिजनेस एक अनोखा बिजनेस है जहां पर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट में काम करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए भगवान की, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी फैमिली की, थर्ड प्रायोरिटी आपका होना चाहिए आपका कन्वेंशनल बिजनेस या जॉब। कभी भी जॉब और आपकी जो बिजनेस है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है दोस्तों। मैं यहां से ये भी बोलना चाहूंगा कि जब तक ऐसी कोई सफलता ना मिले तब तक आपको आपकी जॉब या आपको बिजनेस नहीं छोड़ना है, वो आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। मुझे लगा कि बिल ब्रिट जो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए थर्ड प्रायोरिटी जॉब या बिजनेस है। वाओ, क्या कल्चर है यहाँ का, मैं इंप्रेस हो गया था। राइट? और उनके बाद उन्होंने क्या कहा कि बिजनेस आपकी जिंदगी में आपकी चौथी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चौथी, आपकी कजिन की मैरिज नहीं, आपका मूवी नहीं, आपके पड़ोस के कोई बच्चे की बर्थडे है तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में जिस दिन आपका ब्रीट ओपन होता है, जो हम प्राइम टाइम बोलते हैं 7 to 11, वो 7 to 11 में कोई भी काम हो वो आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए। आई मीन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस होना चाहिए, आपके लिए आपका 4 बेसिक्स होना चाहिए। बिल ब्रिट ये कहता है कि हमेशा हफ्ते में कम से कम 7 में से कम 5 नाइट आपको काम करना चाहिए, मिनिमम 5 to 6 डेज। क्या कर सकते हो आप लोग? कंसिस्टेंट बेस पे आपको ये बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए मेरा लेग नंबर 1, लेग नंबर 2 दोनों कितने डिस्टेंस में है? कितने डिस्टेंस में है? 700 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। जब मैंने ये लेग को स्पॉन्सर किया था तब मेरे अपलाइन ने कहा था कि मनीष एक चीज तुम याद रखना कि जहां जो भी काम स्टार्ट करो उसे पूरा करके रहना। अगर तुम उपलेटा में किसी को स्पॉन्सर करते हो तो मतलब उपलेटा में सपोर्ट के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट जाना पड़ेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मैंने उपलेटा में बिजनेस को स्टार्ट किया था उस समय पर मेरी थोड़ी फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थी। मैं पैसा लोगों से ब्याज पे लाकर मैं 700 किलोमीटर दूर ट्रैवल किया करता था। और आपको मालूम है कि 700 किलोमीटर दूर ट्रैवल करो तो कम से कम उस जमाने में 2000 रुपये आराम से निकलता था। राइट? कम से कम सस्ती वाली अगर आप होटल भी अगर आप हायर करोगे ना तो भी 2000 आराम से लगता था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे अपलाइन के एक फेथ के ऊपर उन्होंने मुझे एक चीज बोला था कि पानी का ड्रॉप अगर ऊपर से गिरता है पत्थर के ऊपर, अगर वो लगातार गिरता है टपक 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 टपक, तो वो पत्थर को भी छेद कर देता है। राइट? अगर तुम कंसिस्टेंट अगर एफर्ट करोगे तो डेफिनेटली तुम डायमंड जरूर पैदा करोगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने चेक किया कि सूरत में उपलेटा ट्रैवल्स कौन सी ट्रैवल्स जाती है। तो वहां पर रजवाड़ी करके एक ट्रैवल्स है। मैं रजवाड़ी में गया, रजवाड़ी के ओनर को बोला कि सर 52 वीक्स का बुकिंग करना है। कितने वीक का? 52 वीक का बुकिंग करना है, मतलब कि 1 साल कंसिस्टेंट हर फ्राइडे 13 नंबर की सीट में ये मनीष पटेल आएगा और रिटर्न में हर संडे नाइट को 13 नंबर की
सिट मनीष पटेल की रहेगी, 52 बुक कर दो। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक साल लगभग 1.5-2 साल तक लगातार एवरी सैटरडे संडे ट्रैवल किया मैंने, राइट। कभी उपलेटा जाता था, उपलेटा से महेंद्र भाई जब आप स्पॉन्सर हुए तो मैं जूनागढ़ जाता था, उपलेटा जूनागढ़, उपलेटा जूनागढ़, उपलेटा जूनागढ़। इतना मैंने ट्रैवल किया दोस्तों कि आप बिलीव नहीं करोगे कि वो कंसिस्टेंसी ही खाली एक चीज थी जिसके कारण आज मेरे दोनों लेग इतने बड़े लेग है कि मैं उनको बोल सकता हूं कि जो वो मेरी एसेट है दोस्तों आज की डेट में, राइट। और लोग कहते हैं ना कि ये बिजनेस सामान्य बिजनेस नहीं है, दोनों लेग से इतने पीवी आते हैं दोस्तों, राइट। लेकिन ये जितने भी लेग्स की बात कर रहा हूं उसके पीछे बहुत सिंपल काम करना पड़ेगा आपको, और वो काम कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए, काफी सारे लोग ये बिजनेस को जल्दी बिल्ड नहीं कर पा या रादर बिल्ड ही नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है मालूम है आपको? क्या रीजन है? रीजन यही है कि ये बिजनेस को अगर आपको बिल्ड करना है ना तो आपको सिंपल रहना पड़ेगा। लोग कॉम्प्लिकेटेड होकर ये बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मत बनिए, सिंपल रहिए। आपकी पूरी टीम के अंदर सिर्फ एक छोटा सा सॉन्ग सब लोग गाने चाहिए, और वो सॉन्ग्स है 953 BIB। कौन सा सॉन्ग्स? आपकी पूरी टीम में अगर आपको किसी को भी अगर रात को 3 बजे भी कोई क्वेश्चन करे ना तो कि भाई बिजनेस में आने के बाद आपको करना क्या है, तो आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 953 BIB। 9 का मतलब क्या है? 9 को स्टेप। आपको सबसे पहले बुक पढ़नी है, हर दिन आपको कम से कम 15 से 20 मिनट किताब पढ़नी है। आपको ये बिजनेस में आने के बाद हर रोज एक सक्सेसफुल इंसान की सीढ़ी सुननी है। आपको ये बिजनेस में आने के बाद आपको हर मीटिंग, हर फंक्शन को प्रायोरिटी देनी है, आपको मीटिंग फंक्शन को अटेंड करना है। हमारी टीम में एक स्लोगन है कि जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन या तो आप मीटिंग में रहोगे या तो उस दिन आप स्मशान में रहोगे, राइट। ये हमारी टीम की स्लोगन है। आपकी स्लोगन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी टीम में जो कोर बंदा है वो मीटिंग के दिन हमेशा मीटिंग में होता है और कहीं नहीं होता है, राइट। आपको ये बिजनेस में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन पूरी दुनिया को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। नहीं चलेगा दोस्तों बिजनेस। आपको ये बिजनेस में आने के बाद आपको कुछ कस्टमर्स डेवलप करना पड़ेगा, कुछ वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। ये मेंबरशिप गेम नहीं है, ये कोई क्लब नहीं है कि जहां पर मेंबर्स आते रहेंगे और ये बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आने के बाद ये बिजनेस में आपको कुछ वॉल्यूम डेवलप करना पड़ेगा, और वो वॉल्यूम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कस्टमर्स डेवलप करने पड़ेंगे। ये बिजनेस में आने के बाद आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। जो बोलते हो वो चीज करके दिखाना पड़ेगा आपको। कुछ लोग बोल बच्चन होते हैं, बोल बच्चन लोगों का ये बिजनेस नहीं है दोस्तों, राइट। जो बोलते हैं कि नहीं मैं 6% जा रहा हूं मतलब जा रहा हूं, मैं मीटिंग में आ रहा हूं मतलब आ रहा हूं। आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, आपके वर्ड प्रति आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, टाइम के प्रति। टाइम की वैल्यू करोगे आप, टाइम की वैल्यू आज नहीं करोगे तो कल टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपको ये बिजनेस में आने के बाद पैसों की वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। पैसे के साथ हमेशा लेन देन जो है ना हमेशा क्लियर रखो। किसी के भी पैसे लेने नहीं है और किसी को पैसे देने नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको ये बिजनेस में टीचेबल बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यही होती है जो मुझे हुई थी। मैं सीखने समझने के लिए तैयार नहीं था। मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा शेर खान हूं। कुछ नहीं है दोस्तों। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहता हूं, और यहाँ पे जितने भी एमरल्स एंड अबव ये सब लोगों को पूछिए, आज भी हम ये बिजनेस के प्रति खाली 5% भी नहीं जानते। ये बिजनेस में आपको एक सक्सेसफुल ग्रोइंग और एक्टिव अपलाइन को मेंटर बनाना पड़ेगा, उनको सबमिट होना पड़ेगा। आपको ये बिजनेस में आने के बाद उनके साथ कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, राइट। तो ये 9 को स्टेप आपको लगातार डे आफ्टर डे, वन आफ्टर वन, राइट, आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। आपको ये बिजनेस में कम से कम 7 में से 5 से 6 दिन काम करना है। क्या करना है? बहुत सिंपल काम है, राइट। लोगों की लिस्ट बनाइए। आप जानते हो कि नहीं जानते हो लोगों को? आप आपके फेसबुक को चेक करिए, उस फेसबुक के अंदर कम से कम हजारों लोग होंगे, राइट। सिंपली उस लोगों को आपको खाली कॉल करके इनवाइट करना है, उनको पहले प्री क्वालिफाई करना है कि वो ग्रीडी है कि नहीं है, वो नीडी है कि नहीं है, उनको ये बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। जो इंटरेस्टेड है उनको बिजनेस प्लान शेयर करिए, राइट। और बिजनेस प्लान शेयर करने के बाद फाइनल क्लोजिंग। अगर वो इंटरेस्टेड है तो बोलेगा कि यस मुझे ये बिजनेस करना है, और ऐसे आपका टीम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और अल्टीमेटली होगा क्या कि फाइनली क्या होगा कि आपका बहुत बड़ा टीम हो जाएगा, टीम में वॉल्यूम होने लगेगा, और आप ये बिजनेस में एमरल्ड्स, डायमंड्स, जो आपके ड्रीम्स हैं, राइट। आपका ड्रीम क्या है? कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं और कितने लोग क्राउन जाना चाहते हैं?
बस कुछ नहीं करना है। आपकी टीम में हमेशा एक ही चीज आप ध्यान में रखिएगा, हर बंदे को सिखाइए सिंपल काम, और वो सिंपल काम क्या है? 9 5 3 BIB। तीन चीज, तीसरा क्या है? 9 हो गया, 5 हो गया, और तीन क्या है? 3 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल नहीं करना होता है, वही लोग करते हैं, और जो करना है वो नहीं करते या कम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहूंगा, जिस लेग के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, जो मेरी एसेट है, जो मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेग है, उनसे भी बड़े 2 लेग थे, लेकिन आज वो आज वो एग्जिस्ट नहीं करते ये बिजनेस में। रीजन क्या है आपको मालूम है? कार्डिनल रूल ब्रेक हुए। नंबर 1, कोई भी नया काम करने से पहले अपलाइन से चेक करिए। नंबर 2, अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज है तो उसे आपके अपलाइन से डिस्कस करिए, ना कि आपके डाउनलाइन या क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन को हम लोग क्रॉस लाइन नहीं बोलेंगे, उसको हेल्प लाइन बोलते हैं। क्योंकि मैं जब भी निराश होता था ना, तो मैंने ऐसे ही बड़े बड़े जो क्रॉस लाइन है, कुमार है, राज शाह है, हमारे महेंद्र सिंह जाला है, अरुण एंड प्रज्ञा पाठक है, ऐसे बड़े बड़े लोगों की सीडी सुन के ही मैंने सीखा है। कभी भी मैं डाउन हो जाता था, उनकी सीडी सुनता था, अगेन मैं लाइन बन जाता था, राइट? सो क्रॉस लाइन को डिस्कस नहीं करना है। और थर्ड चीज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, जिनके कारण ही मेरा बिजनेस, राइट, अदरवाइज मेरा डायमंड होता है। थर्ड चीज, कभी भी किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, जो मैंने आपको आगे भी बताया। कभी भी किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। देखिए, ईगो एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, ईगो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, मेरी वाइफ मुझे फोन करती थी ना, उस समय पर अगर मुझे सिस्टम सही में समझ आ जाती कि लोगों के साथ या फैमिली मेंबर के साथ डील कैसे किया जाता, तो शायद इतने झगड़े हमारे नहीं हुए होते, या शायद मैं इतना बोल सकता हूं कि मेरी सक्सेस थोड़ी जल्दी आ चुकी होती, राइट? ये बिजनेस में आने के बाद आपको मीठी मीठी जबान सीखनी पड़ेगी दोस्तों, राइट? जाने अनजाने में हमारे मुंह से ऐसे कभी भी शब्द नहीं निकलने चाहिए जो लोगों को ईगो हर्ट करे। मैंने एक कोट सुना है, कहते हैं कि कौवा कभी भी किसी का धन चुराता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को पसंद नहीं है। कोयल कभी भी किसी को धन नहीं देती, उसके बाद भी सबको पसंद है। फर्क क्या है दोस्तों? दोनों का कलर ब्लैक, दिखने में लगभग सेम, तो फर्क क्या है? फर्क इतना है कि कोयल की मीठी बोली का फर्क है। समझ आ रहा है आपको? सो मीठी बोली बोलना सीखना पड़ेगा, लोगों के साथ डील करना सीखना पड़ेगा, राइट? आपको लोगों को अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। लोगों के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसे देखने की जरूरत है, ना कि उसके अंदर जो नेगेटिव चीज है वो देखने की जरूरत है। लोगों को अप्रिशिएट करोगे ना, अप्रिशिएट से बड़ा चीज जिंदगी में कोई नहीं है। एक बार खाली लोगों को अप्रिशिएट करना सीख जाओगे ना, पूरी दुनिया आपके साथ रहना पसंद करेगी। सो कभी भी किसी के ईगो को हर्ट मत करिए। और फाइनली बट लास्ट, स्पाउस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक ही चीज देखा है कि स्पाउस में मैसअप जब होता है ना, तभी जाके ये बिजनेस खत्म हो जाता है। और मैंने दोनों लेग, स्पाउस, यही कार्डिनल रूल की वजह से मेरे दोनों लेग एग्जिस्ट नहीं कर रहे आज की डेट में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम में है। डे 1 से हमें ये सिखाया जाता है कि ये हमारा मंदिर है। यहाँ पर कोई लेडी है जो सिंगल आई है, विदाउट हस्बैंड, विदाउट फादर। मैम जरा खड़े हो सकते हो? आप खड़े हो सकते हो? जितने भी सिंगल लेडी आए हैं यहाँ पर, प्लीज राइज ऑन योर सीट्स। अब आप बताइए, क्या हमारा एनवायरनमेंट, हमारी ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम अगर सही नहीं होती, यहाँ का कल्चर सही नहीं होता, अगर यहाँ का एनवायरनमेंट पवित्र नहीं होता, तो क्या आप सिंगल लेडी जो आए हैं आप लोग आते हैं यहाँ पर? अगर मार्केट में अगर ये चीज होती कि ब्रिट वर्ल्डवाइड में तो ये सब कुछ चलता है, तो क्या आपके घर वाले आपको यहाँ आने के लिए परमिट करते हैं? मैम बिल्कुल नहीं करते। सो इनको छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, आप सबको ये देखना है कि हमारे ब्रिट वर्ल्डवाइड का जो एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहे हमेशा। बिल ब्रिट ये कहते हैं कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल नलिनी बेन मेरे बेन, मतलब मान लो कि मेरे सिस्टर है, मैं उनको सिस्टर मानता हूँ। मान लो कि मैं आनंद में रहता हूँ, सिस्टम ये कहता है कि जिस दिन मान लो कि हम लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जिस दिन मेरे वाइफ मेरे साथ नहीं है और जेउल भाई शायद कहीं और गाँव गए हैं, उनको भी ओपन मीटिंग में जाना है, मुझे भी ओपन मीटिंग में जाना है, तो क्या मैं उनको लिफ्ट दे सकता हूँ? सिस्टम मना करता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरे सिस्टर है। लेकिन दुनिया, तो ये चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। 3 पावर्स वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड,
राइट? जो चीज सही है वो बोलो, जो चीज नहीं है वो मत बोलो, राइट? मैं तो ये कहता हूं कि जब लोगों के साथ बात करते हो ना, कुछ लोगों को बोलने का ढंग भी बदल दो आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानवर जैसे होते हैं, उनको जानवर क्यों बोलना है? उनको बोलिए तू तो शेर जैसा है। बात एक ही है, जानवर ही बोले हम लोग, लेकिन शेर बोले, वो शेर पे चौड़ा हो जाता है। समझ आ रही है ना? बहुत सिंपल सी बात है। सो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, राइट? जो चाहिए वो बोलिए। पावर ऑफ सबमिशन, मैंने आपको बताया ना, सबमिशन 100% सबमिटेड टू योर अपलाइन। उनको सबमिटेड हो जाओगे तो बिजनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास हर एक क्लूज है। ये बिजनेस में लास्ट पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ यूनिटी। आपको यूनाइटेड रहना है। देखिए, जहां यूनिटी होती है ना, वहीं भगवान की ब्लेसिंग्स होती है। कितने लोग ये मानते हैं, राइट? जहां यूनिटी होती है ना, यूनिटी के बारे में मैं कम से कम 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास अभी खाली 30 सेकेंड्स है। यूनिटी, जितना ज्यादा हम लोग अपलाइन के साथ यूनाइटेड रहेंगे, जितना ज्यादा हम लोग हमारे डाउनलाइन को यूनाइटेड रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। यूनिटी में हमेशा अपलाइन के साथ यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि शायद आपके अपलाइन के साथ आपका कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि शायद आपके साथ अपलाइन के साथ आपकी रिलेटिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा अपलाइन तो चुनना पड़ेगा जिसको आपको हमेशा सबमिटेड रहना पड़ेगा। और अपलाइन का डिसीजन, आज भी हम लोग जब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बैठते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि मेरी सोच और जयेश वर्मा की सोच डिफरेंट होती है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन कौन लेगा? जयेश वर्मा लेंगे। मेरे डिसीजन के अगेंस्ट में अगर वो डिसीजन होता है, लेकिन जयेश सर अगर डिसीजन ले लिया, मतलब उसे मुझे फाइनल फॉलो करना है। दैट्स इट, वी आर यूनाइटेड। सो दोस्तों, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, सिंपल रखिए, पूरी टीम में एक ही गाना बजाइए, 953 BIB, दैट्स इट, राइट? और लगातार बिजनेस को बिल्ड करते रहिए, कभी भी गिव अप मत करिए, बिजनेस को प्रायोरिटी में रखिए, बिजनेस को फोकस के साथ बिल्ड करिए। बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसके फ्रूट्स आपने देखे नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको इस बिजनेस के फ्रूट दिखने लगेंगे ना, शायद मेरी जैसी चैलेंजेस आप लोगों को आए या उससे भी बढ़िया आए ना, तो आप भी गिव अप नहीं करेगा, राइट? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते। सो बैक टू माय होस्ट, थैंक यू सो मच।